हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय चैतन्य सर। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की, क्योंकि टर्म टू की डेट्स भी आ गई हैं और एडवांस की डेट्स भी आ गई हैं, तो थोड़े से टॉपिक हम लोग टर्म टू के देखेंगे। अब केमिकल काइनेटिक्स की तरफ मूव करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो टॉपिक ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं और बोर्ड्स में ज़रूर आएंगे, और इनका जेई में भी अच्छा खासा वेटेज है और नीट में भी अच्छा खासा वेटेज है। तो इन्हें अच्छे से देख लेंगे तो हमारा कम से कम 12th का फिजिकल का पोर्शन काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स हमें ये पता लगता है कि केमिकल माने केमिस्ट्री की बात हो रही है, और काइनेटिक्स कुछ कुछ साउंड करता है काइनेमेटिक्स की तरह, जो फिजिक्स में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज या स्पीड के बारे में बात करता है। तो काइनेटिक्स बेसिकली काइने का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, तो काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ द गैस। केमिकल काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट ऑफ द रिएक्शन। अगर हम लेमैन की तरह समझे से, तो हम इसे कह सकते हैं कि केमिकल मतलब केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं और स्पीड्स की बात करेंगे हम लोग, तो इसे हम केमिकल काइनेटिक्स कह रहे हैं। स्पीड या रेट की बात करेंगे। अब रेट क्या होता है? रेट इज एनीथिंग विच इज चेंजिंग पर यूनिट टाइम कैन बी कॉल्ड एज अ रेट। ठीक है, कि हम किस रेट से पैसे खर्च कर रहे हैं, किस रेट से पढ़ाई कर रहे हैं, किस रेट से मतलब कुछ भी चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। तो चेंज इन एनी एंटिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। तो जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट्स के बारे में बात करते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि काइनेटिक्स ऊपर बता दी, और स्कूल्स में और हम लोगों ने बहुत जगह सुना है कि केमिकल काइनेटिक्स का फंक्शन क्या है, रिएक्शन का रेट निकालना। लेकिन केवल रेट निकालना फंक्शन है, ये गलत बात है। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का फंक्शन जो है वो रेट निकालने के साथ साथ मैकेनिज्म को भी डिड्यूस करना है। डिड्यूस द मैकेनिज्म, डिड्यूस लिख देते हैं, डिड्यूस द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन सब को कंफर्म करा जाता है किससे? केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से। अगर केमिकल काइनेटिक्स नहीं बताएगी, अप्रूव नहीं करेगी मैकेनिज्म को, तो हम कह देंगे कि वो मैकेनिज्म हमारी ठीक नहीं है। पेपर पे तो हम हेलीकॉप्टर ही बना सकते हैं, लेकिन वो मैकेनिज्म सही नहीं होती है। ठीक है, तो पेपर मैकेनिज्म को अप्रूव करने के लिए हमें अप्रूवल लेने जाना पड़ता है केमिकल काइनेटिक्स के पास। थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बता रही थी? थर्मोडायनेमिक्स हमें यह बता रही थी कि रिएक्शन फीजिबल होगी या नहीं होगी अकॉर्डिंग टू डेल्टा जी। कि डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो होगा तो स्पॉन्टेनियस होगी, ग्रेटर देन जीरो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगी। ये बात हमें बता रहा था कौन? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अब केमिकल काइनेटिक्स ये बताती है किस रेट से रिएक्शन हो रही है, और थर्मोडायनेमिक्स ये बताती है रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स का कोई पूछे कि हम सब लोगों का आईआईटी जेईई या नीट में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो कहेगी हाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका हो सकता है सिलेक्शन। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताती कि रिएक्शन किस रेट से होगी, प्रोसेस किस रेट से होगा। वो ये नहीं बता सकता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है 1 साल में हो जाए, हो सकता है 10 साल में हो, लेकिन सिलेक्शन तो हो जाएगा अगर लगे रहेंगे तो उसके लिए हमें रेट की ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये पता लगे कि कोई प्रोसेस हम जो कराना चाह रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, तो एक बात है, लेकिन किस रेट से होगा। जैसे तुम बैठ जाओ कि हमें आयरन में रस्टिंग को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब आयरन में रस्टिंग लेकर तुम रॉड डाल के पानी में बैठे रहो। अगर बैठे रहो तो भाई क्या होगा? 6 महीने लगेंगे पानी, मतलब आयरन को रस्ट होने में पानी के साथ। तो ये तो मतलब बेवकूफ़ी बात रही ना, एक्सपेरिमेंट कामयाबी नहीं होगा। या तुम ग्रेफाइट को दबा के बैठ जाओ, को हम प्रेशर लगा रहे हैं ग्रेफाइट पे, वो डायमंड बन जाएगा, तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो वो एक्सपेरिमेंट रन करना बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताती है कि काम होगा या नहीं होगा, ये तो ठीक बात है, लेकिन किस रेट से होगा हमें उसकी भी चिंता करनी है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी की बात कौन कर रहा है? मेजर बात भाई समझ में आनी चाहिए कि स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स किसकी बात करता है? स्पॉन्टेनिटी की। और काइनेटिक्स बात करता है कि रिएक्शन किस रेट से हो रही है। ठीक है, तो काइनेटिक्स किसके बारे में बात करेगा कि रिएक्शन किस रेट से हो रही है, ये बात करेगी काइनेटिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स ये बात करेगी कि रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी। अब जब रेट की बात आएगी तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन के रेट 3 तरह के हो सकते हैं, या तो वेरी फास्ट होंगे, या फिर वेरी स्लो होंगे, और या फिर मॉडरेट रिएक्शंस होंगी।
ठीक। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं जैसे एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस मिलाया तुरंत वाटर और सॉल्ट बन गया, हमें स्टडी करने तक का टाइम नहीं मिलेगा। हम प्रैक्टिकली स्टडी कर सकते हैं, उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उनमें कोई डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। तो उनके लिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जाना पड़ेगा, नॉर्मल हम तरीके से नहीं मेजर कर सकते, टाइम इतना कम अलाउ करेगा हमें। ठीक है, मान लो नैनो सेकंड या पिको सेकंड या फेम्टो सेकंड में रिएक्शन होगी तो हम उसे मेजर नहीं कर पाएंगे। अब वेरी स्लो रिएक्शन जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन या कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, तो ये भी बहुत लेंथी प्रोसेस हैं दोनों, और इन्हें भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। हम रिएक्शन कौन सी पढ़ते हैं? जो मॉडरेट रेट से होती है। मॉडरेट रेट से आई मीन कि द रिएक्शन शुड कंप्लीट विद इन सेकेंड्स, मिनट्स और इवन आवर्स ऑल्सो वी कैन डील इट। ठीक है, कि वो लैब फ्रेम टाइम में खत्म हो जानी चाहिए, तो हम उसे कहते हैं क्या? मॉडरेट रिएक्शन। जैसे H2+I2 गिव्स ट्वाइस HI। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को जब मेजर करते हैं तो केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने का तरीका होता है कि या तो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर लें, या मोल्स पर यूनिट टाइम मेजर कर लें, या फिर हम उसका प्रेशर मेजर कर लें। ठीक है, या वॉल्यूम मेजर कर लें, या ऑप्टिकल रोटेशन मेजर कर लें। हम काफ़ी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो सिंपल रखने के लिए हम लोग अभी के लिए बात कर लेते हैं कि केवल हम रेट को कहेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। ठीक है, तो जब रेट निकालेंगे तो रेट हम दो तरह से निकाल सकते हैं भाई। रेट हम लोग कितनी तरह से निकाल सकते हैं? दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम एवरेज रेट निकाल सकते हैं, और एक निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है कि ओवर ए टाइम स्पैम हम देख लें कि कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, तो हम उसे डेल्टा टी से डिवाइड करके कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब जो बिल्कुल किसी पॉइंट पे निकाला जाता है, तो बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाला जाएगा। जैसे जो हमारा स्पीडोमीटर होता है बाइक का, वो हमें या बाइक का या कार का या किसी का भी, वो जो स्पीडोमीटर होता है वो हमें एवरेज स्पीड नहीं दिखाता है, वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस मतलब उस मोमेंट पे कितनी स्पीड है, तो उस मोमेंट पे कितना रेट हमें ये बता देगा कि कोई भी, अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें। तो अब हम रिएक्टेंट का रेट मेजर करना चाहते हैं या प्रोडक्ट का मेजर करना चाहते हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो एवरेज रेट को हम लिख सकते हैं क्या कि एवरेज रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा C बाई डेल्टा टी लिख दिया भाई, डेल्टा C बाई डेल्टा टी लिख दिया। या फिर हम लिखें इंस्टेंटेनियस रेट को, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? DC बाई DT। सिंपल बात है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। और जेई में और नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सीधा सीधा, जो पढ़ा रहा हूँ इसी से डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, ऑलमोस्ट डायरेक्टली। ठीक, तो अगर हम कोई रिएक्शन ले लें A से B, अगर हम रिएक्शन ले लें A से B, तो क्या होगा? विद टाइम क्या होगा भाई? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A will decrease, the concentration of A will decrease and the concentration of B will increase। तो हमने मान लिया ऐसा जरूरी नहीं है, हमने मान लिया कि कॉन्सेंट्रेशन A का किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था, और ये टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है? देखो ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है, तो टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर हमसे कोई कहेगा एवरेज रेट निकालो, तो हम किसी टाइम t1 से t2 के बीच में कॉन्सेंट्रेशन A1 A2 का ले लेंगे, तो हमारे एवरेज रेट निकल आएगा। और इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए मैंने देखो एक टेंजेंट खींच रखी है कि किसी पॉइंट पे अगर हमें रेट निकालना होगा तो हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और टेंजेंट से स्लोप से हम बता देंगे कि रेट कैसा आ रहा। अच्छा, इस टेंजेंट को अगर हम एक्सिस से मिला दें तो इसका स्लोप कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। तो हम टेंजेंट का स्लोप क्या लिखेंगे? -dA/dt, और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, रिएक्शन आगे चलेगी तो कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक, या फिर अगर हम प्रोडक्ट का ग्राफ बनाना चाहें, अगर हम प्रोडक्ट के लिए बनाना चाहेंगे तो B का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 पे कितना होगा? 0। फिर टाइम बढ़ेगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और किसी पॉइंट तक पहुंचेगा। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस या एवरेज रेट निकालना हो तो हम पहले क्या करें कि B1 B2 के बीच में ग्राफ खींच लेंगे और T1 T2 ले लेंगे, तो एवरेज रेट निकल आएगा ये। तो इसे हम कहेंगे स्लोप कितना आ गया? dB/dt।
तो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम, द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? कि प्लस साइन। ठीक, तो हमें रेट पता लग गया कि एवरेज रेट कैसे निकालेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है यार, है ना, कि पढ़ाई नहीं की है, कुछ किया है। ये नोट्स फॉलो करो ईमानदारी से, गारंटी लेते हैं इस बात की कि अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ा और नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेट किए, कॉपी पेन लेके बैठे, तो तुम्हें ये चैप्टर तो आएगा बोर्ड में इसका क्वेश्चन, नीट में, आईआईटी में, सब जगह इसका क्वेश्चन कंपलसरी लगेगा। ऐसा हो नहीं सकता ना लगे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू मेक अ मिस्टेक। तो फॉर द रिएक्शन ए टू बी हम ये लिख सकते हैं, फॉर द रिएक्शन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, जिस रेट से ए डिसअपियर होगा उसी रेट से बी अपियर होगा। भाई 1:1 की स्टोइशियोमेट्री है, तो ए डिक्रीज किया, बी बढ़ा। ठीक, तो आर को क्या लिख दिया? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी। तो अगर हमें अगली रिएक्शन इसके लिए लिखना हो, इन दोनों के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे भाई? तो इसके लिए लिखेंगे आर इज इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। भाई देखो, कंसंट्रेशन से टाइम के साथ डिवाइड करते जाएंगे, और बी रिएक्टेंट साइड था तो नेगेटिव साइड, और अगर पॉजिटिव साइड होगा तो प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन, प्रोडक्ट साइड हुआ तो। ध्यान रखना भाई, डी से डी काटना मत, है ना, डिफरेंशियल वाला डी है। ठीक, अब जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी टू गिव 1 मोल ऑफ सी टू एंड 1 मोल ऑफ डी। इस रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे? a मोल्स ऑफ a रिएक्ट विद b मोल्स ऑफ b टू गिव c मोल्स ऑफ c एंड d मोल्स ऑफ d। तो इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे? रेट विल बी माइनस, हम लोग पर मोल में लिखेंगे, तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा उसका डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? जो स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा उसका डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 1 अपॉन ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन सी डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन डी 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 बाई डी टी। तो इस तरह से हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ध्यान रखना, डी से डी कैंसिल मत करना भैया, हाथ जोड़ के कह रहे बायो वालों, डी से डी कैंसिल मत कर देना। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, नहीं करोगे, पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन आया, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तुमने लिखा आर इज इक्वल्स टू, फिर से भाई आर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? माइनस 1/2 डी ऑफ NO2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 डी NO बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन 1 लिख दें या प्लस लिख दें, सीधे एक ही बात है, 1 अपॉन 1 तो लिखने कोई मतलब नहीं है, DO2 बाई डी टी। आई होप ये सबको लिखना आ रहा होगा, और इतनी सी बात लिख के कम से कम एक क्वेश्चन तो हमारा कंफर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्या, कि इसके लिए भी हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? सब लोग पॉज करो, अपने आप लिखो और फिर आंसर मिलाना। मैं लिख रहा हूँ अभी, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सीखना है तो क्या लिखेंगे? माइनस 1 अपॉन 4 डी अमोनिया बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 5 DO2 बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 4 DNO बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 6 डी वाटर बाई डी टी। तो ये सिंपल है। आई होप आप लोगों ने पॉज करके देखा होगा, आंसर मिला लिया होगा और सभी का सही आया होगा। जितने लोगों का आंसर सही आया है वो एक बार लाइक बटन प्रेस करना या फिर कमेंट में लिखना कि सर हमने सही किया। ठीक है, देखो इससे होगा ये कि मेरे को लगेगा कि तुम भी पढ़ पा रहे हो, है ना। अब ये क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस थ्राइस H2 gas gives twice ammonia under the condition of temperature and pressure and the partial pressure of the reactant and the formation of ammonia is
ammonia is 0.001 kilogram per hour, then find out the rate of disappearance of hydrogen under the identical conditions in kilogram per hour. तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे भाई. सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्शन लिखी. इसे कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में. कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर. ठीक. और इसे ट्वाइस अमोनिया लिख लिया. तो इसके लिए जब रेट लिखा तो लिखा -1/1 तो नहीं लिखेंगे, माइनस dN2/dt. मैं कैरेक्टर में आ जाता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ फिर. dH2/dt इज इक्वल टू +1/2 d अमोनिया/dt. ठीक. अब लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया किस में दिया हुआ है, किलोग्राम पर आवर में दिया है, तो हम इसे 1 ग्राम पर आवर भी लिख सकते हैं, लेकिन रिएक्शन को हमेशा डील करते हैं मोल्स में. तो हमें दिया है 1/2 d अमोनिया/dt की वैल्यू जो दी हुई है वो 1 ग्राम दी हुई है, तो 1/17 मोल्स पर आवर लिखेंगे हम इसे, क्योंकि अमोनिया का मोलर मास कितना है 17. तो ग्राम वेट अपॉन मोलर मास. तो मोल्स की डेफिनेशन तो पता है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आ गया, और हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन तो dH2/dt माइनस का हमें चाहिए, that will be 3/2 times d ammonia/dt. बोलो भाई, क्लियर है बात है कि ये क्या आ गया, dH2/dt इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स d ammonia/dt. तो यहां पे इसे लिख देता हूं कि माइनस dH2/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट टर्न्स आउट टू बी 3/2 टाइम्स 1/17, यानी कि 3/34 मोल्स पर आर. और हमें किलोग्राम पर आर में निकालनी है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3/17, क्योंकि 2 मोलर मास है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/17 ग्राम पर आर आ गई. तो 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर आर आ गई. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. सिंपल है. ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, 1 ग्राम देखते ही लिख देते हैं 2/3 ग्राम, 3/2 ग्राम्स, तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है ना. बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से. ठीक. तो